उसे अंधेरा पसंद नहीं था। अब गांव में बिजली कहाँ होती है जो रात में उसे रोशनी नसीब होती। दिए की मध्यम रोशनी में उसे वो राहत नहीं मिलती थी, इसलिए शाम होते ही वो नदी के पास आकर बैठ जाया करती थी, जहाँ पर जुगनू झुंड बनाकर उजाला फैलाते थे। लेकिन रोशनी की ये तलाश उसके लिए जिंदगी भर का अंधेरा साबित हुई। पड़ोस के एक आदमी की नजर ना जाने उस पर कब से थी। उसे बस इतना ही याद है कि अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अंधेरी कोठरी में बंद थी। फिर तो हमेशा के लिए उसके नसीब में अंधेरा ही लिख दिया गया। 17 साल की उम्र में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके पास आने वाले लोग उसके ग्राहक बताए जाते थे और वो रात की रानी जिसकी रातों के सौदे कभी चंद सिक्कों तो कभी लाखों में होते थे। ये कहानी हर वो लड़की की हो सकती है जो जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में गांव या शहर के दूर दराज के इलाकों से लाकर धकेल दी जाती है। देश भर में ऐसे कई रेड लाइट एरिया हैं जो जिस्म फरोशी के दलदल कहे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आखिर वेश्यावृत्ति शुरू कैसे हुई थी? तो चलिए अपने इस वीडियो में आपको बतलाते हैं भारत में वेश्यावृत्ति के इतिहास के बारे में। नर वधू से शुरू दोहरे समाज की कहानी। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि प्राचीन भारत में नर वधू हुआ करती थी, जिस पर किसी एक आदमी का नहीं बल्कि नगर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का स्वामित्व होता था। शुरुआत में नगर वधुएं केवल नाचने गाने और मनोरंजन का काम किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें दाम देकर खरीदा जाने लगा। दूसरी सदी में सुदर का नाम के लेखक द्वारा संस्कृत में लिखी गई पुस्तिका मृच्छकटिका में नगर वधू का पूरा विवरण मिलता है, जिसमें यह साबित होता है कि दिन में मनोरंजन करने वाली ये लड़कियां रात में दाम देकर राजाओं के पास बुलाई जाती थी। इनमें आम्रपाली नाम की नगर वधू बहुत मशहूर है। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थी कि पूरा नगर ही नहीं बल्कि कई राज्यों के राजा उसे जीतने का प्रयास करते थे। शुरुआत में मुगल काल के दौरान तवाइफें केवल दरबार में नाच करके शाही परिवार का मनोरंजन किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनके कोठों को वेश्यावृत्ति के ठिकानों में बदल दिया गया। 16वीं से 17वीं शताब्दी में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ करता था। उस समय ये लोग जापान से मुंह मांगे पैसे देकर सेक्स गुलाम बनाई गई लड़कियों को जापान से खरीद कर लाया करते थे। धीरे धीरे जब पुर्तगालियों की दोस्त भारत के अन्य ब्रिटिश शासकों से हुई तो वो भारत से गरीब लड़कियों के परिवार को पैसे देकर या जबरन लड़कियों को उठाकर वेश्यावृत्ति के ठिकानों पर भेजने लगे। इस तरह आर्मी कैंप के पास ही वेश्यावृत्ति के कोठे बनाकर ब्रिटिश सिपाही अपने मनमर्जी से इन लड़कियों के ठिकानों पर पहुंच जाते थे। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में फैले इन रेड लाइट एरिया के बारे में ना सुना हो। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों में देववासी बेल्ट वेश्यावृत्ति से ही जुड़ा हुआ नाम है। साथ ही कोलकाता का सोनागाछी, मुंबई का कमाटीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड, आगरा का कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा आदि इलाके रेड लाइट एरिया के लिए बदनाम हैं। यह एक ज्वलंत सवाल है कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी आज तक पुलिस प्रशासन और सरकार वेश्यावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा पाई है। वहीं दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति को नियमित करके या कानूनी वैधता दिलाने के लिए बहस होती दिखाई देती है। जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जब कोई लड़की भीड़ से गुजरती है और कोई व्यक्ति उसे गलत तरीके से स्पर्श करता है। ऐसे में घर जाकर ना जाने वो लड़की अपना हाथ कितनी बार धोती है। अनचाहे स्पर्श की व्यथा सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। इसी तरह अपनी मर्जी के खिलाफ इस दलदल में उतारी गई लड़कियों को हर रोज किसी भी पुरुष के साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। क्या इंसानियत के तौर पर ही सही समाज से उपेक्षित इन लड़कियों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जबकि पुराणों और दुनिया के सबसे बड़े आचार्य और धर्मशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य के अनुसार कहा गया है कि अगर आप समाज में किसी के द्वारा किसी पर की गई अत्याचारों को देखकर अगर आप चुप हैं तो अगला नंबर आपका है।
तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।